टारगेट हमारा है कि आज हमारे जो साइकोलॉजी है इसके एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएं। पहला सवाल है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ प्याजे इन विच द साइकिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड फ्रंट। इसका मतलब ये है कि बच्चे के पास पहले साइकिल थी, उसके पास साइकिल थी या उसके सामने साइकिल थी, तो वो उसके पास से रिमूव कर दी गई है। बट देन द इमेज ऑफ द बाईसाइकिल इज फॉर्म्ड इन हिज माइंड। साइकिल चाहे नहीं है लेकिन उसके बच्चे के जहन के अंदर उस साइकिल की इमेज जो है वो बन गई है कि मेरे पास ये साइकिल था और अब इस वक्त जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग ठीक बता रहे हैं, ये परी ऑपरेशनल है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल आगे आएगा कि जब किसी ऐसी चीज का तज़किरा किया जाए, वो जो चीज आपने आपके पास मौजूद ही नहीं है, यानी उस्ताद पढ़ाते हुए किसी चीज का तज़किरा करता है और आपके जहन के अंदर फौरी वो चीज आ जाती है, वो स्टेज होती है फॉर्मल। ठीक है, जब यानी एक चीज को आपने देखा ही नहीं है लेकिन ये तो चीज आपके सामने है जी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली। वो फॉर्मल में आता है कि जब एक चीज है ही नहीं, सिर्फ बात हुई है और आपके जहन के अंदर उसका इमेज आ जाए, वो होती है फॉर्मल थिंकिंग, फॉर्मल स्टेज होती है। और जब हमारे पास जो है ना कोई चीज हमारे पास हो और उस चीज का जो है वो हमारे सामने से रिमूव कर दी जाए, तो हमारे जहन के अंदर उसका इमेज आ जाए, तो ये वाली चीज परी ऑपरेशनल में हमारे पास स्ट्रांग हो जाती है और सेंसरी के अंदर ही हम कहीं ना कहीं इसको अचीव कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा परी ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इनमें से कौन बंदा है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। पहला है बी एफ स्किनर, जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है और वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करता है। वो चाइल्ड सेंटर की बात उसमें कहीं पे नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास एक देखते हैं इरिक इरिक्सन, जिसने साइको सोशल थ्योरी दी है। इसके अंदर भी जो है वो, ये तो एक पूरी लाइफ की स्टेज के हवाले से बात हो रही होती है, ये भी कोई इस तरह। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म का बानी है, जिसने फंक्शनलिज्म के हवाले से बात की है। और विलियम जेम्स जो है, ये भी आता है इसी में चाइल्ड सेंटर के अंदर के इसने वो दी है प्रोग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, इसके अंदर इसका किरदार है। और फंक्शनलिज्म वैसे स्कूल ऑफ थॉट दिया है, इसका भी कहीं ना कहीं किरदार है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आंसर जो हम कहते हैं ना कि जो वकील है, जो बच्चों की जो है ना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का वकील माना जाता है, वो जॉन डेवी बन जाता है। लर्निंग बाय डूइंग की बात करना, एक्सपीरियंस से लर्न करना, तो ये बातें जो है वो जॉन डेवी करता है और इसको समझे कि ये बच्चों का वकील माना जाता है। जी ये बहुत जबरदस्त आंसर दिया जनाब, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, अरशद फराम बहावल नगर। और अरशद भाई अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी। कौन है जिसको डिफरेंशियल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो फ्रांसिस गाल्टन, जो हेरिटी के अंदर भी बड़ा किरदार है, इसको डिफरेंशियल साइकोलॉजी का बानी कहा जाता है। गॉर्डन ने तो वो थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, विलियम स्टर ने इंटेलिजेंस का फार्मूला दिया था। कोहलबर्ग डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस। कोहलबर्ग ने एक मिनट, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एज डेवलप, अच्छा कोहलबर्ग अपनी डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर किस चीज को फोकस करना चाहता है, क्या क्या बात वो करना चाहता है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है कि आजादी होनी चाहिए हर एक को, क्या इंसाफ जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, या फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी जरखेजी मेरे ख्याल बोलते हैं, क्या चीज को जो है ना कोहलबर्ग अपनी थ्योरी के अंदर किस चीज का तज़किरा करता है। लिबर्टी का तज़किरा नहीं करता। वो तो ये कहता है कि हर एज का बच्चा मोरालिटी के हवाले से मुख्तलिफ सोचता है, लेकिन वो क्या कहता है कि वो क्या चीज जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए, इक्वालिटी की बात भी नहीं करता। ये बात करता है जस्टिस की। जी बिल्कुल मैडम वकार निसा साहबा, ये बात करते हैं, जो उसकी जो थ्योरी है ना वो कहती है कि जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्टिस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिट, लेटर्स, वर्ड्स, नेम एट द टाइम इज नॉन एज, यानी आपकी लिमिटेड कैपेसिटी कि जिसमें आप कोई लफ्ज याद रख लेते हैं, कोई डिजिट है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे टाइम क्या हुआ है, आप कहते हैं 8:45 हुए हैं,
थोड़ी देर बाद दोबारा पूछते हैं हाँ भाई टाइम क्या हुआ है, तो आप कहते हैं देखना पड़ेगा याद, कोई नहीं, दोबारा देख रहे होते हैं। ठीक है। या कोई ऐसा मोबाइल नंबर किसी को, तो आप देखते हैं जी हाँ 0301 3366 924, 2 मिनट बाद वो भूल गया। यानी जहाँ डिजिट्स किसी नाम किसी को आप बहुत स्मॉल टाइम 30 सेकंड चंद सेकंड के लिए कर रहे होते हैं, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें कंटेंट भी लिमिटेड है और उसको टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड है। ठीक है, कंटेंट भी लिमिटेड है। और ये 7 चंक्स जो होता है ये हम याद करने का हमारा तरीका होता है कि हम इंफॉर्मेशन को 7 छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं, और एक टाइम के अंदर 7 हमारे दिमाग की कैपेसिटी है कि एक टाइम के अंदर हम 7 चंक्स जो है वो उनको याद करते हैं। मैं एक था, जब हम भर्ती हुए थे ना तो 2017 के अंदर, तो हमारी ट्रेनिंग हुई, तो इंडक्शन ट्रेनिंग, वहां पे जो है ना वो बात हुई इस हवाले से कि हाँ जी कौन बंदा आज, पहले लड़कियां लड़के जो है ना वो बैठे थे सारे मेल फीमेल जो भी थे, तो उनकी तरतीब से तो एक दफा नाम दोहराया गया, हाँ जी आपका नाम फलां फलां, जैसे जैसे उनका नाम पूछते गए। अब कहा गया कि कौन बंदा है जो 10 बंदों के नाम बता दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 बंदों के नाम बताए थे। और बस ये गलती की थी जब सारी वो हमारी क्लास के लड़कों की लड़कियों की तरतीब चल रही थी, आगे हमारा दोस्त वो लड़का था, अम्मार नाम था, तो मैंने कहा कि अम्मारा, वो पूरी क्लास क्या क्या के नाम थी, और मुझे फिर वहीं पे ही भूल गए। 8-10 बंदों के नाम मैंने एक ही तरतीब में, इसका ये नाम इसका ये नाम इसका ये नाम है, तो ये किया था। खैर आप एक अच्छा उस्ताद बनना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों के नाम याद करना, चंद एक तो कम से कम रोजाना की बुनियाद पर 2-3 बच्चों के नाम याद रख ले। नाम याद होना, फिर जब आप उनसे नाम से पुकारते हैं एक अलग से फीलिंग होती है। अगर आप अपने स्टूडेंट की नज़र के अंदर जो है वो एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये भी है कि आपको बच्चों के नाम जो है वो पता होने चाहिए, उनके नाम याद, या उनको आप नाम से पुकारें, तो अपने नाम सुन के इंसानों को खुशी मिलती है। अ चाइल्ड हैव डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग, कब बच्चा जो उसको ना कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होती है, तो कौन सा होगा? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। जी, कैलकुलिया बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। कैलकुलेशन यानी बच्चे जिनको कैलकुलेशन का मसला हो वो डिसकैलकुलिया के अंदर आते हैं, डिसकैलकुलिया के अंदर आते हैं। ठीक है। When a teacher teaches about bicycle, the child has its image in mind. अब ये मैंने अभी बात की थी, क्या उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहा है बाईसाइकिल के हवाले से, और बाईसाइकिल फौरी बच्चे के जहन के अंदर आ जाता है। कौन सी पूछ रहे हैं? डिस्ग्राफिया होता है लिखने के हवाले से, जिन बच्चे को जो लिखना नहीं आता, लिखने के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, उल्टा लिख देते हैं, इस तरह वो डिस्ग्राफिया होता है। और डिसलेक्सिया होता है जो रीडिंग डिसऑर्डर होता है। अच्छा जी, ये फॉर्मल स्टेज होगी कि जिसके अंदर जो है वो अगर आपको किसी चीज का बच्चे तज़किरा किया जा रहा है तो उसके ज़हन के अंदर आ जाती है, तो फॉर्मल स्टेज होगी। अगर वो देखें मैडम हुमैरा साहिबा, जब वो बात हुई थी ना परी ऑपरेशनल वाली, अगर बच्चे के सामने साइकिल है और साइकिल हटा ली जाए और फिर उसके माइंड के अंदर हो तो परी ऑपरेशनल होता है। अब बच्चे के जो है ना वो सामने है ही नहीं एक चीज, तो ये जो है ना इसका फॉर्मल स्टेज होगी। ठीक है। हाँ जी एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने के सामने साइकिल नहीं है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, गार्डनर की थ्योरी के अंदर एक टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, तो उसके अंदर एक थी इंटरपर्सनल मल्टी इंटेलिजेंस। वो कहता है जो इंटरपर्सनल है इसके अंदर क्या होता है कि वो इंटरपर्सनल जो सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, के दूसरों के साथ उसकी समझ, उनको दूसरों को समझना वो होता है, या अपने आप को समझना, ये दोनों होता है। एक होती है हमारे पास इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है जब अपनी जात को पहचानना, अपनी जात के, और जब दूसरों की हो तो इंटर होता है। इंटरपर्सनल है तो ये अदर्स की बात हो रही है। बरेले मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, वो लोग जो ब्लाइंड होते हैं, वो लोग जो ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे पास जो है वो
जो मेथड यानी किताबें होती हैं, जैसे इनके ऊपर ना डॉट के साथ खुरदरे जैसे बने होते हैं, तो वो जो ब्लाइंड होती है ना, वो उनके ऊपर ऐसे अंगली फेरते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। इस तरह जब पढ़ते हैं, या वो जो है ना वो रिकॉर्ड की, जैसे उस्ताद का लेसन रिकॉर्ड है या रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो उनको सुन के वो तैयारी करते हैं। तो जो टेप रिकॉर्ड है, हमारे भी पिछले सेशन के अंदर जो है ना एक लड़की थी, और चकवाल चकवाल से थी, वो स्पेशल पर्सन थी, यानी वो ब्लाइंड थी। और वो कहती थी कि सर जो है ना वो आप, नहीं यार वो ब्लाइंड नहीं थी, वो हेयर था प्रॉब्लम। तो कहते थे कि मुझे नोट्स प्रोवाइड किए जाएं और मेरे क्वेरीज को लिख के बताया जाए। तो ये उसकी था कि ताकि मैं भी जो है वो तैयारी कर सकूं। कोशिश मुश्किल बड़ी होती थी, पर मैनेज करने की कोशिश मैं करता था। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता ब्रेले सिस्टम होता है। करिकुलम अकोमोडेशन, ये दूसरे अकोमोडेशन से ज़रा मुख्तलिफ कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर भी हम चीज़ों को शामिल कर रहे होते हैं। तो ये बेहतर तो ये है कि आप इसकी वीडियो सुन लें, जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होगी, और पिछले सेशन में मैंने इसको पढ़ाया भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहली चीज क्या होती है बच्चे की, यानी सबसे पहला काम क्या होता है? क्या फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मोरल होती है, या मेंटल होती है? जी आप लोग ठीक बता रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो बच्चे की है वो पहले होती है, बाकी डेवलपमेंट बाद में आती है। द लास्ट स्टेज ऑफ ब्रोन फैन ब्रोनर थ्योरी है, आख, आखिरी स्टेज जो है वो कौन सी है? आखिरी स्टेज कौन सी है? जी ठीक बताया फाद साहब, इकरा कलीम, अरशद साहब। तो ये क्रोनो सिस्टम है, जिसके अंदर यानी टाइम के साथ चीजों की हैसियत का पता चलता है। तो क्रोनो सिस्टम है इसकी थर्ड, जो लास्ट स्टेज है, ब्रोन फैन ब्रोनर थ्योरी ऑफ इकोलॉजी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर किसी पर्सन के बिलीव और इन्वायरमेंट का असर वगैरह होता है। 5 टोटल। 26 है, इट इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर। किसके अंदर बिहेवियर इंक्रीज होता है? रीइंफोर्समेंट के अंदर, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर, रिवार्ड या मोटिवेशन में? तो जी बिल्कुल, हमने कहा था कि जहां स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को इंक्रीज करने की बात होती है, वो रीइंफोर्समेंट होती है। जहां बिहेवियर को डिक्रीज करना हो तो वो पनिशमेंट होती है, वो पनिशमेंट होती है। इरिक्सन प्रेजेंट, इरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको सोशल थ्योरी भी बोलते हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इरिक्सन ने दी थी, जिसमें वो कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इस तरह मुझे नाम बोल रहे हैं, 8 के 8। ये बता, आपको तरतीब से याद होने चाहिए 8 स्टेज ना। पहला क्या था? यही था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इन जो भी है बोल रहे हैं। whose role is more important in the moral development of the child? किसका रोल जो है वो बच्चे की चाइल्ड, ये पहला तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया, अगला भूल रहा है तो फिर अगला याद आ जाए तो सारे याद आ जाने थे। इनफेरिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन था। इंडस्ट्रियस वर्सेस था इसी तरह। अच्छा, हुज रोल, इनफेरिटी, इनफेरिटी, हाँ इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। अच्छा, हुज रोल इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? किसका रोल ज्यादा होता है? टीचर का, पेरेंट्स का, पेयर्स का, या सबका? ये सबका होता है। ठीक है, बच्चे को मोरल डेवलपमेंट सिखानी है तो घर वाले मोरल वैल्यूज सिखाएं और स्कूल वाले बदतमीजी सिखाते रहें। मोर मतलब, अकॉर्डिंग टू मॉज्लो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज। अच्छा, आज हमारे ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रही थी, जो हमारे 31 दोस्त हम जो सिलेक्ट हुए थे 2022 में, तो वहां पे कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने जो ये थ्योरी बनाई थी, माज्लो ने जो थ्योरी दी थी, इतनी पुरानी थ्योरी, और आज भी वो जो सिलेबस के अंदर शामिल की जाती है और इसके ऊपर जो बहस कराई जाती है, वो कहते हैं कि ये तो इंसान का जो है ना खाना पीना और सोना, ये इंसान का फितरती उसकी जरूरत है। कोई इंसान ऐसा, आप उसको कहते हैं ना सूली पे भी उससे नींद आ जाएगी जब उसका नींद का टाइम होना। तो ये चीजें जो है ना वो यानी बहुत बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कहेंगे बड़ी है। आज तक हमने इसी के पीछे लगाया हुआ है। खैर, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान जो है वो पहले होना चाहिए, भुट्टो का नारा। एट बर्थ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू इट्स फाइनल अडल्ट लेवल? जब बच्चा पैदा होता है तो किस चीज का वजन उतना ही होता है जितना उसका जो है ना वो बाद में जो है ना वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी उसका वजन तकरीबन उतना ही रहेगा, बहुत थोड़ा फर्क होगा उसके अंदर। जी बिल्कुल, ये दिमाग का जो वजन है ना छोटे बच्चे का और बड़े बच्चे का, ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो दिमाग का वजन सेम होता है, ये ज्यादा चेंज नहीं होता। द टर्म ग्रोथ इज यूज प्योरली, जो ग्रोथ का वर्ड है ये किसके लिए प्योरली यूज होता है? फिजिकल, मॉरल, करियर या नन? ये बहुत आसान सवाल है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। फोकसिंग ऑन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इज, जहां पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस किया जाता है वो क्या होता है? बहुत आसान सवाल है, सेंट्रेशन होता है, जहां बच्चे एक खसूसियत के, सेरिएशन होता है असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर, और ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक वो स्पीच की टाइप है, ठीक है, जिसमें अपने आप को रेगुलेट करने के लिए बच्चा बातें करता है। मोटिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर देयर ऑन द रिवार्ड, ऑन रिवार्ड में क्या आता है? जिसमें हम अपना यानी अपनी जात से खुशी मिल रही है, अपनी जात से रिवार्ड मिल रहा है, तो रिवार्ड एक्सट्रिंसिक होगा इंट्रिंसिक होगा? इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। ऑन रिवार्ड वैसे नहीं आ रहा, मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसका रिवार्ड मेरे अंदर की जात से वजूद में है, मेरे अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि यार ये काम करना चाहिए, तो वो इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। बाहर की दुनिया से हो तो एक्सट्रिंसिक, अंदर से रिवार्ड मिले, अंदर से मुझे खुशी मिलती है काम करने से, वो इंट्रिंसिक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिलर द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, जो 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बात है ना, ये इसी मिलर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? मिलर ने की थी। द बेस्ट नोन स्टडी ऑन सोशल डेवलपमेंट इज दैट, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर किसकी थ्योरी जो है ना वो बेस्ट है? यानी किसने जो है वो सोशल डेवलपमेंट, ये पार्टन ने दी थी, जिसने वो बच्चों के वाले से कहा था कि बच्चे शुरू में जो है ना वो खुद से मोटिवेट होते हैं, फिर बाद में वो ऑन लुकर होते हैं, देखते हैं, एसोसिएट करते हैं, इस तरह करके बच्चा जो है ना वो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी, जी बिल्कुल प्ले बने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी, क्या करना चाहिए अगर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, उनको जो है वो इग्नोर करना चाहिए, क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए, या उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बंदा कुछ और सोचता है, दूसरा कुछ और, यानी अगर उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको जो है वो आपस के अंदर उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट तो मतलब वो क्रिटिसिज्म होगा, हाँ तू ये काम नहीं कर सकता, वो ये काम कर सकता है, ऐसी बातें नहीं करनी। विच वन इज नॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कौन सी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है? रिकॉल करना, तो रिकॉल करना मतलब होता है कि किस चीज को दोहराना। एनालाइज करना, वैल्यूएट करना, ये तो अगले में आ जाती है ना। हमारे पास जो है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो बेंजामिन ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन है, 3 उसके अंदर लोअर ऑर्डर है, जिसके अंदर नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन आता है, नॉलेज में रिकॉल भी आता है, ठीक है। और जो 3 हमारी हायर एनालिसिस, सिंथेसिस, वैल्यूएशन, तो ये रिकॉल जो है ये हमारे पास लोअर ऑर्डर के अंदर आती है। Which among the following is referring to similar problem to arrive at the situation for the given problem? यानी वो ये इस तरह का सवाल भी गुजर चुका हुआ है कि आपको एक प्रॉब्लम आया और सिमिलर प्रॉब्लम आपको पहले आया था, उस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? एनालॉगी कहेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम माजी में आया था, उसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको प्रॉब्लम को रिमूव कर दें, उसी वही सोल्यूशन अप्लाई कर दें। वट इज द स्टेज इन विच द चाइल्ड सॉल्व हिज प्रॉब्लम ओनली विद टेंजिबल वे, यानी सिर्फ टेंजिबल कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। कौन सी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा वही मसले हल कर सकता है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं? तो कौन सी स्टेज है? जी जबरदस्त, जहाँ कंक्रीट का मतलब ये होता है टेंजिबल। तो जब टेंजिबल चीजें यानी जो चीजें मौजूद है उनके मुतालिक मसले को हल करना हो, तो ये कंक्रीट स्टेज के अंदर आता है प्याजे की। क्रिएटिव चाइल्ड इंडिकेशन, जो बच्चा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी जिसके अंदर होगी, तो क्या वो डरा हुआ होगा, वो खुश होगा, वो क्रिएटिव होगा, या इम्पेशेंट होगा, बड़ा बेसब्रा होगा? कौन सी चीज आएगी जो बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड होगा उसके अंदर क्या खसूसियत होगी? ये गलत बता रहे हैं आप, सारे लोग गलत बता रहे हैं, गलत है। मैडम फाइका जफर साहिबा आर करेक्ट। देखें, जो बच्चा आप अपने घर में देख लें, अपनी क्लास में देख लें,
जो बच्चा होगा ना दूसरा ज़हीन होगा, उसकी जहानत उसे टिकने नहीं देगी। सबसे ज्यादा शरारती होगा, बड़े बड़े अजीब अजीब उसके ज़हन के अंदर ख्यालात आते होंगे, और वो क्रिएटिविटी जो है ना उसको कभी पुट्ठे रास्ते की, कभी किसी की तरह, कभी किसी तरह लेके जाता है। तो ये जो है ना, वो क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है वो इम्पेशेंट होता है, बेसब्रा होता है लर्निंग की। मैं प्लानिंग करता हूँ ना बैठ के, तो उस वक्त मुझे मोटिवेशन चढ़ती है अजीब किस्म की, मतलब अपनी रोजाना की प्लानिंग डायरी लिखना कि मैं आज कल ये काम करने हैं। अब उसके कुछ अगले चंद घंटों में बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होता हूँ कि मैं जल्दी से अपने मैक्सिमम काम टिप कर दूं। मैक्सिमम जो है काम जो छोटे छोटे है ना, जिनको कॉलिंग करनी है, जिनको मैसेजेस करनी है, जो मैसेजेस के रिप्लाई करने पेंडिंग है, मैं जल्दी जल्दी से ये काम करूँ, कम से कम ये तो लिखूंगा ये काम मेरा हो गया। तो मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो जहीन लोग होते हैं ना, ये बड़े इम्पेशेंट होते हैं, हर वक्त ही इम्पेशेंट होते हैं, मैं तो कभी कभी होता हूँ। Hi, a teacher tend to assess declarative knowledge among the student. डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है कि जो फैक्ट बेस्ड बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज? हाउ टू बेक अ केक, अब ये तो प्रोसीजरल बात है कि केक को कैसे बनाना है। हाउ टू बैलेंस अ बाइसाइकिल ऑन द रफ प्लेस, ये भी एक तरीकेकार है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एक डिक्लेरेटिव बात है। HCl फार्मूला है, जहां दुनिया में जहां किसी से मर्जी पूछे वही फार्मूला होगा। तो ये वाला जो है वो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। लर्निंग प्लेटू, लर्निंग प्लेटू कहते हैं कि प्लेटू रुक जाना, ठहर जाना, अरेस्ट हो जाना, कम हो जाना, खत्म हो जाना। तो लर्निंग प्लेटू कहते हैं अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग। लर्निंग प्लेटू होता है अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, यानी जहां पे लर्निंग रुक जाती है। जैसे मैंने कर्व की बताई थी कि लर्निंग की कर्व ऐसे चल रही है, और बजाय ऊपर जाने के वो ऐसे सीधी हो गई है, यानी उसकी लर्निंग वहां पे रुक गई है, वो बराबर हो गई है टाइम पे, लर्निंग नहीं हो रही, जिसे हम अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग बोल रहे होते हैं। A child start fearing after seeing a black cow. एक बच्चा जो है वो एक मतलब देखता है, ब्लैक काउ को देखता है, ब्लैक डॉग को देखता है, ब्लैक ऑब्जेक्ट को देखता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इंक्रीज, यानी बच्चा फेयर होना है, डरता। अब डरना, डरता है किससे? डरना तो एक रिस्पॉन्स है। उसके पीछे क्या है बच्चे की, कि कोई उसको जो है ना वो ब्लैक काउ या ब्लैक डॉग या ब्लैक जो ब्लैक चीज नजर आए ना उससे डरता है। अब इसका मतलब इससे क्या है कि उसको जनरलाइजेशन है। अब ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन होगा या रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन होगा? फेयर तो रिस्पॉन्स है। स्टार्ट फेयरिंग आफ्टर सीइंग अ ब्लैक काउ, ब्लैक डॉग, दिस टाइप ऑफ, ये चूंकि ये वाली हमारे पास ये वाली होगी, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन होगी। कि बात फेयरिंग की हो रही है ना, डरने की, तो डरने को ही हम देख लेंगे कि ये रिस्पॉन्स जो फेयर डरने वाला है ना, ये कौन सा रिस्पॉन्स होगा। तो ये कौन सी कंडीशनिंग होगी कि बच्चा जो है ना वो किसी चीज को देखता है और मतलब ब्लैक चीजों को देखता है डर जाता है, तो ये रिस्पॉन्स जो है वो जनरलाइजेशन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर? अच्छा बिहेवियर बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? यानी आप चाहते हैं कि उसके अंदर अच्छी चीज आ जाए, तो क्या करेंगे? मार के करेंगे, उसको कोई इनाम दे के करवाएंगे? स्टिमुलस जनरलाइजेशन होती है कि अगर हम उसी ब्लैक कौ आई है तो मैं उससे डर गया हूँ, वो ब्लैक को जनरलाइज, हर तरह की ब्लैक कौ से मैं डरता हूँ, तो स्टिमुलस। लेकिन यहाँ पे बात फेयर की हो रही है, ठीक है। पहले बात फेयर, यानी फेयर रिस्पॉन्स है, तो हम फेयर के हवाले से ही बात कर रहे होंगे कि ये फेयर रिस्पॉन्स है। तो अब उसका रिस्पॉन्स हर ब्लैक चीज पे ब्लैक जनरल हो गया, जनरल रिस्पॉन्स हो गया, उसने हर चीज को ब्लैक के ऊपर डरना शुरू कर दिया, तो ये उसका रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन हो। जी, आपको प्रेज करनी चाहिए। रिवार्ड जो होता है ना, ये इनाम देना जो होता है, ये बड़ा टेम्परेरी होता है, इससे देर पा काम नहीं लिया जा सकते। तो जब भी आप बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं, बच्चे को प्रेज, तारीफ करेंगे, या तू कमाल आदमी है, पता नहीं तू इतना काम कर कैसे लेता है, पता नहीं ये तूने कर कैसे लिया है, तो बहुत बड़े लोगों को बड़ा मुश्किल पेश आई है। अब ये प्रेज करने से उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? कौन सी एक्सट्रिंसिक? आई एंजॉय कंप्लीटिंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, ये तो इंट्रिंसिक है कि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ खुद ही। आई लर्न सो मच व्हेन आई कंप्लीट माई, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करता हूँ जब मैं अपना काम करता हूँ। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कंसेप्ट बेटर, ये भी वही बात है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मुझे अच्छी तरह समझ आती है।
आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिव्स अस मार्क फॉर ईच चाइल्ड असाइनमेंट। अब कोई चीज बाहर से मिली है, टीचर ने नंबर दिया, उस वजह से मैं अच्छे काम करता हूँ, तो ये वाला जो है एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, ठीक है। और पिछले सारे क्या थे, इंट्रिंसिक थे, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ के ऊपर बात डिपेंड कर रही है। As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, how would the intelligence of person with the following characteristics as categorized? यानी एक characteristic क्या है कि ability to detect and respond appropriately to the moods, temperament, motivation, and intentions of other। दूसरों की बात हो रही है, तो ये वाला जो है वो दूसरों की बात हो रही है तो इंटरपर्सनल होगा, ठीक है। दूसरों की बात हो रही है तो इंटर, अपनी जात होती तो इंट्रापर्सनल होता। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज प्रपोज्ड बाय, डेवलपमेंट टास्क जो थ्योरी है, वो डेवलपमेंट टास्क की थ्योरी है, ये किसने दी थी? डेवलपमेंट टास्क की थ्योरी कौन से सवाल को पूछ रहे हैं, ये वाला, ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से है। वो कह रहा है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट, कि आप जो है वो किसी के सब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और उसके जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी बंदे को, अदर किसी के मूड को, टेम्परामेंट को, मोटिवेशन को, इंटेंशन को, उनको समझते हैं। दूसरे बंदों को समझना इंटरपर्सनल होता है ना, तो इंटरपर्सनल होगा, दूसरे बंदों के मूड्स को समझना, उनको डील करना। और कंसेप्ट डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट टास्क थ्योरी है ना, ये हैविग हर्स्ट ने दी थी, HURST होता है, हैविग हर्स्ट, ठीक है। हैवेग हर्स्ट जो है, इसने जो है वो डेवलपमेंट टास्क थ्योरी दी थी। इसमें मैंने कहा था, वो कहता है कि बच्चा, यानी जैसे मैंने कहा था 6 महीने में बैठना शुरू करना है, अगर 6 महीने में वो बैठ जाता तो खुशी होगी, अगर वो 6 महीने नहीं बैठ सकता तो परेशानी वाली बात है। लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीडम एंड ट्रस्ट विद वर्कर्स आर द फीचर ऑफ, जहां हम अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा जो है वो आजादी दे रहे होते हैं, फ्रीडम दे रहे होते हैं, ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी होती है? नहीं, जेड वाले नहीं होंगे। जेड में, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, ट्रस्ट का कीवर्ड यूज हुआ है, ट्रस्ट नहीं, ठीक है ठीक है। ट्रस्ट का वर्ड कीवर्ड जो यूज होता है ना, ये इसी का है, जो हमारे पास है जेड थ्योरी। यानी वो थ्योरी ऑफ जी कहती है कि इम्प्लाई जो है ना अपने वर्कर पे, इम्प्लायर्स अपने वर्क, अपने इम्प्लाई पे ट्रस्ट करता है, उसको अपनी पार्टी का अपने उसको हिस्सा समझता है, उसके सीधे हैंड ओवर करता है, उसको पार्टनर बना लेता है अपना, उसको पता होता है मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा और मैं, मेरी कंपनी के अंदर एक वैल्यू वर्थ है, तो ट्रस्ट वाली बात होती है, ठीक है। लेजिस फेयर तो और चीज है ना, लेजिस फेयर का यहाँ पे नहीं आएगा, ये ट्रस्ट वो होता है। अब वो लेजिस फेयर तो एक अलग थ्योरी की बात है, ये मोटिवेशन थ्योरीज हैं। तो कुछ लोगों को क्या चीज मोटिवेट करती है उसकी बात हो रही है। वॉइस का इशू आ रहा है। डिस्ट्रैक्टर एक्स थ्योरी होती है कि जब एक बंदा समझता है कि मेरा इम्प्लाई जो है वो बड़े यानी कि जो मेरा वर्कर है, इम्प्लाई है, ये काम चोर है, ये काम नहीं करता, ठीक है, और इसको काम करवाने के लिए बार बार इसे पूछना पड़ता है, हाँ जी कितना किया है, हाँ जी कितना काम किया, कितना रहता है, और मतलब ये लेजी होते हैं, ये काम चोर होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स। वाई होता है कि जब हम अपने इम्प्लाइज को, ठीक है, जब हम अपने एम्प्लॉयज को जो है वो उसके ऊपर ये कहते हैं कि ये लोग जो है वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इनको एक दफा काम जिम्मे लगा दिए खुद कर लेते हैं, इनको बार बार पूछने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं ना, एम्प्लॉय बड़े ईमानदार होते हैं, ये वर्कर होते हैं, ये अपने काम को जिम्मेदारी को लेते हैं, वाई होता है। जेड जो है वो वाई के करीब करीब है, जेड के अंदर कहा जाता है कि जो एम्प्लाई है ना, उसको अपने वर्कर के ऊपर ट्रस्ट होता है, वो उसके जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है, वो उसको सिर्फ अपना एम्प्लाई नहीं समझता, बल्कि वो उसकी कंपनी का पार्ट समझता है, ऐसे समझता है ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आपकी है और हम सब ने मिलकर चलाना है, तो उसको अपने ट्रस्ट में लेता है और उसकी छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल रखता है, जैसे कोई बीमार हो गया, उसकी बच्ची बीमार हो गई या उसकी कोई शादी है, अब उसको इस तरह अपना करता है, यानी कि वो उसको अपने एतमाद में लेता है, उसको पक्का पक्का अपना दीवाना बना लेता है। इन द इन
इन अ लार्ज हाई स्कूल द रेंज इन IQ इज मोस्ट लाइकली टू। हाई स्कूल के अंदर बच्चों की IQ का लेवल क्या होता है? मोस्टली हर कहीं हमारे पास 90 से 110 तक ही होता है। अकॉर्डिंग टू लॉस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मेंस एंड एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट। तो ये जो दूसरों से अप्रूवल हमने लेनी होती है, वो कौन सा होता है? यानी हम जो दूसरों से अप्रूवल, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, ये है ना। यानी एन एक्ट आई डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट, कि मुझे दूसरों की नजर के अंदर अच्छा बनना है। पोस्ट कन्वेंशनल नहीं होगा, ये बी होगा। देखिए, ए होता है परी कन्वेंशनल, जो ओबीडियंस और पनिशमेंट, जो दूसरे कहेंगे मैं वो कर लूंगा। और जो है ना, जो प्रेज की बात होती है, जहां कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, किसी को अच्छा बनना के अंदर खुशी मिलती है, और यानी किसी गुड बॉय गुड गर्ल की बात होती है, तो ये वाली बात गुड बॉय गुड गर्ल वाली है। तो वो कन्वेंशनल के अंदर आती है। किस में आती है? कन्वेंशनल के अंदर आती है। पोस्ट ना आखिरी होती है, वो तो और चीज होती है, सोशल कंटेक्ट थ्योरी। थॉर्नडाइक थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी है? बिहेवियरल थ्योरी है, कॉग्निटिव है, साइकोलो एनालिटिकल है? तो बिहेवियर थ्योरी बिहेवियरल है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी जितनी है ना, थॉर्नडाइक की हो गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, और इस क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ये सारी जो है ना, ये बिहेवियरल थ्योरीज है, और इनको लर्निंग थ्योरीज भी बोला जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी चीजें होती है? ये हमारा, ये दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड से लेके, ये हमारा ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी ये पूरी पिछली हड्डी है ना, इसको हम कह रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हराम मगज जिसमें होता है, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ईगो, ईगो इज गाइडेड बाय, ईगो रियलिटी होती है ना, यानी कि वो इड था प्लेयर प्रिंसिपल, ईगो था रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो था मोरल प्रिंसिपल। द टर्म इरोज, इरोज होते हैं जीने की तमन्ना, लाइफ इंस्टिंक्ट, जीने की तमन्ना। इरोज मैंने क्या होता है? जीने की तमन्ना। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, ये दोनों चीजों का मजमू होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों चीजें इंसान की के अंदर आती हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वर्गोट्स्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग? कौन सी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करती? अब MKO, ZPD, इसका फोल्डिंग, ये तो सारी वेगोट्स्की की बातें हैं। ये पहला ए ऑप्शन जो है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये वाली बात वेगोट्स्की के अंदर डिस्कस नहीं होती। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? ये चार फैक्टर, ये पहले वाले ही हैं। मिच्योरिटी की बात करता है, ये कहता है कि वक्त के साथ, टाइम एज के साथ बच्चा मिच्योर होता है। फिर जो एक्टिविटी करता है, सोशल एक्सपीरियंस की बात भी करता है, लेकिन वो इससे ज्यादा अहमियत नहीं देता, और इक्विलिब्रेशन की बात भी करता है, बैलेंस स्टेट की बात भी करता है। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ कि मिनट रह गए हैं 4। तो साइकोलॉजी किसी तरह 4 मिनट में खत्म हो जाए, और फिर हम जो है वो दूसरा सेशन नहीं करेंगे, जस्ट एक सेशन ही करते हैं। अ चाइल्ड मेक्स अ न्यू स्कीमा टू सूट द प्रेजेंट इन्वायरमेंट, न्यू स्कीमा बनाया है, लेकिन उसी प्रेजेंट स्कीमा में, प्रेजेंट इन्वायरमेंट जो पहले है उसी के अंदर, तो ये अजम्बिलेशन होगा, ठीक है। अगर होता है न्यू स्कीमा टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्कीमा की, भाई अब वही प्रेजेंट एनवायरनमेंट, जो पहले मेरे दिमाग के अंदर कोई चीज पड़ी है, उसी के अंदर उस नई चीज को शामिल कर दिया है, तो ये अजम्बिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की, व्हेन एडल्ट एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू कॉपरेशन, करंट लेवल को बढ़ाना, तो ये इसका फोल्डिंग है, यानी इसे करंट लेवल को बढ़ाना है थोड़ी सी मदद करके, वो जो मदद करनी है उसे हम इसका फोल्डिंग कह रहे होते हैं। टू गो ऑन वन पॉइंट एजेंडा व्हाट विल बी दिस? एक पॉइंट के ऊपर आना एक कन्वर्जेंट होती है, यानी जब हम एक पॉइंट की तरफ आके बात करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट से एक एजेंडे के ऊपर आते हैं, तो एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग अमंग द स्टूडेंट? कौन सी जो है मीनिंगफुल लर्निंग की बात नहीं करती? विच फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? ये पैसिव थिंकिंग, ठीक है। पैसिव थिंकिंग बंदा जो है ना, मतलब वो कोई कभी कहीं से कोई कुछ उसके जेहन में हमें चली जा रहा है, कोई एक्टिवली होके किसी एक एजेंडे के ऊपर फोकस होकर नहीं कर रहा, तो पैसिव थिंकिंग होगा। टेक्निक फॉर मजरिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सोशियोग्राम है, कि जिसमें हम लोगों के साथ ताल्लुकात को मेजर करते हैं, ठीक है, कि हमारा किसी के साथ कैसा ताल्लुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी? ये रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, सोशल इंटरेक्शन जो है ना, ये कह सकते हैं, ये रेसिप्रोकल ज्यादा ठीक होगा। नहीं, सोशल इंटरेक्शन ठीक है ज्यादा, कि जिसके अंदर ना, मतलब वो कॉपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, मिलजुल के लर्न कर रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन है, सोशली वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अदर शेपिंग, पता नहीं, सेरिएशन तो कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर को,
रेसिप्रोकल होता है आप मुझे सिखाओ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, एक दूसरे से करना। शेपिंग का पता नहीं मुझे नहीं यहाँ पे कि शेपिंग किस सेंस में है। हु इज द फर्स्ट टीचर, पहला टीचर कौन होता है? फैमिली पहला टीचर होती है, किसी की भी फैमिली पहला टीचर होती है। विच ऑफ द इज द फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर होता है छोटे मसल के जरिए जो, तो ये जो हमारे पास होता है ना, ये राइटिंग ये फाइन है, बाकी सारे जिसमें बड़े मसल चलना फिरना जंपिंग वो हमारे जो है वो दूसरे होते हैं, बड़े मसल होते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा रहता है फिर देता हूँ। मेमोरी यूज्ड प्रोसेस इन, मेमोरी कहाँ पे प्रोसेस होती है? सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो रही होती है मेमोरी। सिलेक्ट ऑल इन कंप्यूटर, कंट्रोल ए करते हैं तो हर चीज सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेबसाइट को कहते हैं, किसी एड्रेस के ऊपर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर ये वेबसाइट के एड्रेस को बोलते हैं। निबल कहते हैं 4 बिट जिसके अंदर होती हैं उसे निबल बोलते हैं, 4 बिट का निबल होते हैं कंप्यूटर की टर्म में। अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन, वो एड्रेस बोलते हैं कि जहाँ पे हमारी को स्टोरेज पड़ी है उसको हम लोकेशन बोलते हैं। उसके बाद DNA डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कुछ सवाल ऐसे आए थे जो मैंने डिलीट नहीं किए, मैंने कहा एक बहुत कॉमन सवाल है और कहीं एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक है। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग का ताल्लुक जो है ना ये उसने दिया था, डेविड ऑसबेल ने जो है मीनिंगफुल लर्निंग की बात की। शुक्र है खत्म हो गए, पर्पज यही था कि मैंने कहा साइकोलॉजी आज खत्म हो जाए और नेक्स्ट नहीं करते, कल इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे फिलॉसफी, कल करेंगे, ठीक है। अगर इसमें सवाल मेरे थोड़े जल्दी पढ़ाए हैं, किसी सवाल की समझ ना आए तो ग्रुप के अंदर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।